नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स करवा रहा हूं और आज अपने इसके अंदर 5वीं यूनिट शुरू कर रहे हैं। जो यूनिट 5 है उसे शुरू कर रहे हैं और इसका वीडियो जो है अपना फर्स्ट वीडियो है 5वीं यूनिट का, ठीक है। और अपनी यूनिट जो है उसके अंदर अपने कर्षणिका विकिरण पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और उससे पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अपने एक न्यूमेरिकल और करेंगे क्लासियस कैलिब्रॉन का। तो पहले क्लासियस कैलिब्रॉन का एक न्यूमेरिकल और करवा देता हूँ आपको और उसके बाद अपने 5वीं यूनिट जो है अपनी ये शुरू कर लेंगे। तो देखिए अपने एक एग्जाम्पल और करवा रहा हूँ मैं आपको। इसके अंदर देखिए एग्जाम्पल नंबर 12 जो आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 12। पहले अपने इसे सोल्व कर रहे हैं। एग्जाम्पल 12 में देखिए आपको क्या दिया गया है। एक वायुमंडलीय दाब परिवर्तन करने के लिए बर्फ के हिमांक अवनमन की गणना कीजिए और बर्फ की गुप्त ऊष्मा जो है उसका मान आपको दिया गया है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा का मान आपको दिया गया है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। एल जो है उसका मान दिया गया है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। ये गुप्त ऊष्मा का मान आपको दिया गया है और आगे बोल रहा है हिमांक पर 1 ग्राम पानी तथा बर्फ का आयतन क्रमशः 1 सेंटीमीटर क्यूब और यानी V2 जो है उसका मान कितना दिया गया है आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। और बर्फ का आयतन जो है, बर्फ का आयतन यानी V1 का जो मान है वो आपको देखिए कितना दिया गया है। V1 का मान दिया गया है 8.0191 सेंटीमीटर क्यूब। ये मान आपको दिया गया है 1.091 सेंटीमीटर क्यूब। और वायुमंडलीय दाब जो आपको दिया गया है वो दिया गया है 10 की पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी वायुमंडलीय दाब CDP की जो जरूरत पड़ती है आपको, उस DP का मान आपको 10 की पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो दिया गया है, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको इसके अंदर पानी के हिमांक की गणना करनी है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, इसके अंदर क्लासियस कैलिब्रॉन समीकरण जो है उसे काम में लोगे। तो क्लासियस कैलिब्रॉन समीकरण लिखते हैं dP/dt इक्वल L/T V2 माइनस L/T V2 माइनस V1। तो ये आपको क्या दी गई है, क्लासियस कैलिब्रॉन समीकरण दी गई है। इसके अंदर क्लासियस कैलिब्रॉन समीकरण को काम में लोगे और बाकी सारी वैल्यूज देखिए, जैसे ये आपको दे दी गई है, DP का मान आपको दिया गया है, DT का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, L का मान आपको दिया हुआ है, T का मान आप लोग देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिख देंगे, V2 का मान आपको दिया है और V1 का मान भी आपको दिया गया है, ठीक है। T की जगह आप लोग क्या रख दोगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड रख दोगे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ के लिए बात कर रहे हैं और केल्विन में चेंज करोगे तो 273 केल्विन अपने इसके अंदर लिख देंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसमें DT के लिए इसे समीकरण को लिखोगे। DT के लिए अगर समीकरण को लिखा जाए तो क्या बनेगी, ये DT इस साइड आएगा आपका और ये बन जाएगा T V2 माइनस V1 और DP/L। ये समीकरण आपकी यहाँ बनती है DT इक्वल T V2 माइनस V1 DP/L। सारी वैल्यूज़ आपको इसके अंदर दी गई है, सारी मान आपको इसके अंदर सीधे सीधे रख देने हैं। बस एक आपको L के मान को रखते समय ध्यान रखना है कि L का मान आप लोग क्या रखोगे। तो सबसे पहले V2 माइनस V1 का मान आप लोग यहाँ पर ज्ञात कर लोगे। सबसे पहले क्या करोगे, V2 माइनस V1 का मान आप ज्ञात करोगे। V2 का मान कितना दिया गया है, 1 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है और V1 का मान 1.091 दिया गया है। इससे ये आएगा माइनस का 0.01, ठीक है। कितना बन जाएगा, माइनस का 0.091। ये मान आपके पास में यहाँ पर बच जाता है। ये सारे मान आपको क्या करने हैं, DT के इसके अंदर रख देने हैं। तो सबसे पहले आप लोग किसका मान रखोगे, T का रखोगे। कितना रखोगे, 273 रखोगे। फिर V2 माइनस V1 का रखोगे तो माइनस सबसे पहले 0.091 गुणा DP का मान आप लोग यहाँ रखोगे, डाइन के अंदर दिया गया है 10 की पावर 6 आप लोग रख दोगे। फिर बारी आती है किस मान की, L के मान की आती है। L का मान आपको क्या दिया गया है, L का मान दिया गया है 80, ठीक है। और किसके अंदर दिया गया है, कैलोरी के अंदर दिया गया है। तो इसे सबसे पहले किसके अंदर चेंज करोगे, आप लोग जूल में चेंज करोगे और जूल में चेंज करने के बाद आप लोग इसे किस में चेंज करोगे, अर्ग में चेंज करोगे। क्योंकि आपको ये डाइन सेंटीमीटर में दिया गया है, ये भी सेंटीमीटर में दिया गया है और ये भी सेंटीमीटर में दिया गया है। जैसे ये सेंटीमीटर क्यूब डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये केल्विन के अंदर ही होता है अपने। पर एक जो मान आपको दिया गया है
एल का, उसे आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, अर्ग में चेंज करना पड़ेगा। तो इसे लिख दोगे 80 जूल में चेंज करोगे, 4.2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका बन जाता है माइनस का 273 गुणा 0.091 गुणा 10 की पावर 6 और 80 गुणा 4.2 गुणा 10 की पावर 7। इसे जब आप लोग सोल्व कर लेते हो तो ये मान आपके पास में dt का बनता है, dt इक्वल, सोल्व कर लेना आप लोग इसे, 75 केल्विन के अंदर बचेगा 0.0075 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर आंसर दे रखा है आपका ये। तो ये मान जो है आपका यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर ये मान जो है वो आपका दिया हुआ। इसे सोल्व कर लेना, देख लेना कि केल्विन वगैरह के अंदर आंसर आएगा, उसे आप लोग किस में चेंज कर लोगे, डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर चेंज कर लोगे। ठीक है, इसे आप लोग चेक कर लेना कि इसका आंसर जो है वो क्या आ रहा है। इसे जब सोल्व करोगे तो इसका तो आंसर किसके अंदर मिलेगा, आपको केल्विन के अंदर मिलेगा। ठीक है, केल्विन को डिग्री में चेंज कर लेना, आपको इतना मिल जाएगा। ठीक है, और अगर इतना नहीं मिल रहा है तो जो भी आपका इसमें आंसर आ रहा है वो आपका आंसर जो है वो सही हो जाएगा। ये तो जो बुक में वैल्यू लिखी गई है उसे मैंने सीधा लिख दिया। आप लोगों को क्या करना है, इसे सोल्व करना है, जो भी आंसर आए आपने केल्विन के अंदर वैल्यू रखी है तो केल्विन में ही आपको इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, उसे किस में चेंज कर लेना है, डिग्री में चेंज कर लेना है। या तो ये आंसर आ जाएगा या कोई अन्य आंसर आ जाएगा जिसे आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर, वो आपका आंसर जो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने और नेक्स्ट अपने बात करते हैं 5वीं यूनिट की। 5वीं यूनिट जो आपकी कर्षणिका विकिरण है, तो 5वीं यूनिट शुरू कर रहे हैं अपनी। देखिए यूनिट 5 है और ये जो अपना 5वीं यूनिट का वीडियो है, ये पहला वीडियो है इसके अंदर। और 5वीं यूनिट जो है इसका नाम है कर्षणिका विकिरण। कर्षणिका विकिरण, ठीक है, ये 5वीं यूनिट का नाम है कर्षणिका विकिरण। तो सबसे पहले देखिए अपने कुछ एक बातें करते हैं इसके अंदर। जैसे कोई भी उष्ण पिंड होता है आपके पास में, उस उष्ण पिंड से हमेशा क्या होता है, जैसे कोई उष्ण पिंड है आपके पास में, उष्ण पिंड है, उष्ण पिंड का मतलब हो गया कोई ऐसा पिंड जो क्या है, गर्म है। ठीक है, कोई उष्ण पिंड है यानी कोई एक गर्म पिंड है जिसका ताप क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग देखते हो कि इस उष्ण पिंड से हमेशा ऊर्जा की क्या होती रहती है, हानि होती रहती है। यानी इस उष्ण पिंड से हमेशा क्या होती है, ऊर्जा जो है वो निकलती रहती है। अब चाहे आप लोग इसे निर्वात में भी रख दो, आप लोग माध्यम में रखते हो तब भी ऊर्जा इससे निकलती रहेगी, और अगर आप लोग इसे क्या कर देते हो, निर्वात में भी रख देते हो तो उसमें भी क्या होती है, इससे ऊर्जा लगातार निकलती रहती है। ठीक है, तो अपने फ़र्क किस बात का आ जाता है, अगर अपने इसे कहाँ रख दे, निर्वात में रख दे, तो निर्वात में देखिए किस बात का फ़र्क आ जाता है। अगर आप लोग इसे निर्वात में रखते हो तो निर्वात में जब भी अपने इसे रखा जाता है, निर्वात में जब भी अपने इसे रखते हैं, निर्वात में जब भी अपने इसे रखते हैं तो क्या होता है कि आपने ऊष्मा संचरण की विधियाँ पढ़ी है, तो ऊष्मा संचरण की विधियों के अंदर आप लोगों ने चालन पढ़ा है, चालन पढ़ा है, संवहन पढ़ा है, और क्या पढ़ा है, विकिरण पढ़ा है। तो ये दोनों तो माध्यम के लिए होती है और ये अपने किसके लिए पढ़ते हैं, निर्वात के लिए पढ़ते हैं। यही बात समझ में, ये अपने किसके लिए पढ़ते हैं, निर्वात के लिए पढ़ते हैं। तो जब माध्यम होता है तो जो अपना उष्ण पिंड है उससे चालन और संवहन विधियों के द्वारा क्या होगा, ऊर्जा जो है उसकी हमेशा हानि होती रहेगी, यानी उससे ऊर्जा जो है वो लगातार निकलती रहेगी, परंतु वो ऊर्जा किस रूप में निकलती है, वो ऊर्जा चालन और संवहन जो विधि है उनके अनुसार निकलती रहती है। परंतु जब उष्ण पिंड को कहाँ रखा जाता है, निर्वात में रखा जाता है, तो उसमें भी क्या होता है, उससे लगातार ऊर्जा निकलती रहती है। तो इसमें इससे जो ऊर्जा निकल रही है वो किसके माध्यम से निकल रही है, विकिरण के माध्यम से निकल रही है। तो आप लोग बोल सकते हो विकिरण क्या है, विकिरण ऊर्जा संचरण की एक विधि है, परंतु ये विधि कहाँ काम में आती है, निर्वात में आती है। तो पूरी बात आप ये बोल सकते हो कि विकिरण क्या है, आपसे पूछा जाए तो आप लोग बता दोगे कि विकिरण निर्वात में ऊष्मा संचरण की या ऊष्मा स्थानांतरण की एक विधि है। ठीक है, तो ये अपनी बात आ जाती है विकिरण की। तो बिना माध्यम के अपने इससे क्या कर सकते हैं, विकिरण का, विकिरणों के द्वारा ऊर्जा जो है वो स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो ऊर्जा निकलती है, अपना उष्ण पिंड है उससे जो ऊर्जा निकलती है उसे कहा जाता है विकिरण ऊर्जा। उसे अपने क्या नाम देते हैं, उसे अपने नाम देते हैं विकिरण ऊर्जा। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना कि इसमें जो ऊर्जा निकलती है उसका क्या नाम देते हैं, अपने विकिरण ऊर्जा नाम देते हैं। और अब अपने
आगे अगर बात की जाए कि ये जो अपने उष्मीय विकिरण है इसकी प्रकृति देखें तो इसकी प्रकृति जो है उष्मीय विकिरण जो है, इस उष्मीय विकिरण की प्रकृति की अगर बात करें तो उष्मीय विकिरण की प्रकृति जो है वो किसके जैसी होती है? इसकी प्रकृति जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है उनकी भांति होती है। ठीक है, तो उसमें विकिरणों की अगर प्रकृति देखें तो उसमें विकिरणों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय विकिरणों की भांति होती है। ये बात भी आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। अब विद्युत चुंबकीय विकिरणों की भांति क्यों होती है? क्योंकि आपको पता है कि कुछ गुण होते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरणों के, और सेम वही गुण किसमें पाए जाते हैं? जो विकिरण है या विकिरण के रूप में जो ऊर्जा निकल रही है उनकी अगर अपने बात की जाए तो विकिरणों की और विद्युत चुंबकीय तरंगों की अगर अपने तुलना करें तो आप लोग देखोगे कि इनमें से कुछ गुण जो है वो किस में पाए जाते हैं? उसमें विकिरण में एक समान पाए जाते हैं। जैसे उसमें विकिरण जो है, उसमें विकिरण जो है किस में गति करती है? उसमें विकिरण एक सरल रेखा में गति करती है। उसमें विकिरण जो है वो कहाँ गति करती है? एक सरल रेखा में गति करती है। दूसरा, उसमें विकिरण जो है ये किस में गति कर सकती है? ये निर्वात में भी संचरित हो सकती है। ठीक है, उसमें विकिरण जो है वो किस में संचरित हो सकती है? निर्वात में भी संचरित हो सकती है। निर्वात में भी संचरित हो सकती है। और अगर इनके वेग की बात की जाए तो प्रकाश के वेग के बराबर क्या होता है? इन उसमें विकिरणों का वेग होता है। यानी उसमें विकिरण जो है इनका वेग जो है वो विद्युत चुंबकीय जो विकिरणें होती हैं इनके वेग के क्या होता है? बराबर होता है। और विद्युत चुंबकीय तरंगे या प्रकाश के वेग की बात की जाए तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड क्या होता है? वेग होता है। और इस वेग से ये क्या कर सकती है? गति कर सकती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इस वेग से ये क्या करती है? गति करती है। आगे बढ़े अपने, तो उसमें विकिरण जो है वो प्रकाश के सभी नियमों का क्या करती है? पालन करती है। उसमें विकिरण जो है वो प्रकाश के सभी नियमों का क्या करती है? पालन करती है। सभी नियमों का क्या करती है? पालन करती है। नियम कौन कौन से? जैसे अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, इन सभी गुणों का ये क्या कर सकती है? पालन कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा अपने क्या कर सकते हैं? क्वार्टज प्रिज्म जो होता है उसकी सहायता से उसमें विकिरण जो है इनका स्पेक्ट्रम भी अपने क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इनसे अपने क्या कर सकते हैं? क्वार्टज प्रिज्म जो होता है, क्वार्टज प्रिज्म जो होता है इसकी सहायता से उसमें विकिरणों का अपने क्या कर सकते हैं? उसमें विकिरणों का स्पेक्ट्रम भी अपने प्राप्त कर सकते हैं। तो क्वार्टज प्रिज्म की सहायता से उसमें विकिरणों का क्या प्राप्त किया जा सकता है? स्पेक्ट्रम भी प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा अगर अपने अन्य बातें देखें तो ये अपने व्युत्क्रम वर्ग का जो नियम होता है उसका भी क्या करती है? पालन करती है। जैसे प्रकाश किसका पालन करता है? प्रकाश आप लोग लिख सकते हो प्रकाश की भांति जो व्युत्क्रम वर्ग का नियम है, व्युत्क्रम वर्ग का नियम है, उस व्युत्क्रम वर्ग के नियम का ये क्या करती है? पालन करती है। तो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का भी ये क्या कर सकती है? पालन कर सकती है। इसके अलावा अगर अपने देखें तो उसमें विकिरण जो है अगर अवशोषित नहीं हो तो उस माध्यम पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी जिस माध्यम पर इसे डाला जाता है। आप लोग लिख सकते हो यदि उसमें विकिरण जो है वो क्या नहीं हो? अवशोषित नहीं हो। यानी माध्यम के द्वारा अगर उसमें विकिरणों को अवशोषित नहीं किया जा रहा हो तो उस माध्यम पर ये किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव जो है वो नहीं डालती है। अगर अवशोषित नहीं हो तो माध्यम पर कोई भी प्रभाव नहीं डालती है। ठीक है, तो ये अपने इसके अंदर क्या आ जाते हैं? गुण आ जाते हैं, जिनसे अपने स्पष्ट होता है कि उसमें विकिरण जो है वो प्रकाश की भांति क्या कर सकती है? विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। अंतर इनमें क्या होता है? अंतर सिर्फ इसमें होता है तरंग दैर्ध्य का, क्योंकि उसमें विकिरण जो है इनकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है? इनकी तरंग दैर्ध्य 0.77 माइक्रो एम से
0.3 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, अपने आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ एक परिभाषाएं आपकी दी गई है, जैसे विकिरण का परावर्तन, अवशोषण और पारगमन। विकिरण का परावर्तन, अवशोषण और पारगमन, इसके बाद में कुछ परिभाषाएं आएगी। सबसे पहले इन तीनों की बात की जाएगी। तो अपना टॉपिक है विकिरण का परावर्तन, अवशोषण व पारगमन। उसमें विकिरण का परावर्तन, पारगमन व अवशोषण। उसमें विकिरण का परावर्तन, पारगमन व अवशोषण। ठीक है, तो इन तीनों से संबंधित अपने कुछ एक बातें कर लेते हैं। तो अपने ये मान लेते हैं कि हमारे पास में क्या है, कोई एक पिंड है। जैसे ये अपने पास में क्या है, कोई एक पिंड है, और इस पिंड पर क्या हो रहा है, इस पिंड पर Q मात्रा की ऊष्मा जो है वो क्या हो रही है, आपतित हो रही है। यानी कोई एक पिंड है और इस पिंड पर Q जो ऊष्मा है वो क्या हो रही है, आपतित हो सकती है। यानी Q मात्रा की उसमें विकिरण जो है इस पर आपतित हो रही है। तो यहाँ आपके तीन संभावनाएं बनती है। एक तो इसका कुछ भाग जो है जैसे QA क्या कर लिया जाएगा, अवशोषित कर लिया जाएगा, और इसका कुछ भाग जो है जैसे QR रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा, परावर्तित कर दिया जाएगा, और कुछ एक भाग जो है इसका जैसे QT ये ट्रांसमिट कर दिया जाएगा, यानी पारगमित कर दिया जाएगा। तो यहाँ तीन कंडीशंस बन करके आती है। अगर कोई अपने एक पिंड ले और इस पिंड पर क्या किया जाए, Q मात्रा की ऊष्मा या Q उसमें विकिरण जो वो आपतित की जाए, तो तीन संभावनाएं बनेगी। एक तो क्या होगा, QR ऊष्मा जो है वो क्या हो जाएगी, इससे परावर्तित हो जाएगी। QA ऊष्मा जो है वो क्या कर ली जाएगी, अवशोषित कर ली जाएगी, और Q2 ऊष्मा जो है वो क्या कर दी जाएगी, पारगमित कर दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीन संभावनाएं बनती है। तो आप लोग क्या करोगे, इसके अंदर ऊर्जा संरक्षण का नियम लगा दोगे। तो आप लिखोगे इसके अंदर ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से। तो देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम आपको क्या कहता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि जो कुल ऊष्मा Q आप लोगों ने आपतित की है वो इन तीनों ऊष्माओं के जोड़ के बराबर होगी। तीनों ऊष्माएं कौन सी, QR प्लस QA और प्लस QT। ठीक है, तो QR, QA, QT इनके जोड़ के क्या होगी, बराबर होगी। ये बात अपने को कौन बोलता है, ये बात हमको बोलता है जो अपने ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऊर्जा संरक्षण के नियम से आप लोग यहाँ पर ये लिख सकते हो। पूरी इक्वेशन को अगर Q से डिवाइड किया जाए तो ये बनता है 1 QR/Q प्लस QA/Q प्लस QT/Q। ठीक है, ये समीकरण जो आपकी यहाँ पर बन जाती है। और इस समीकरण को आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो, कैसे, 1 = R प्लस A प्लस T। आपने क्या लिख दिया, इसे आपने लिख दिया R प्लस A प्लस T। यहाँ पर R, A और T की बात की जाए तो R की अगर अपने बात करें तो R जो है वो क्या होगा, परावर्तन गुणांक होगा, और जो अपने A होगा वो अवशोषण गुणांक होगा, और T जो होगा वो क्या होगा, पारगमन गुणांक होगा। तो अपने लिखेंगे यहाँ R किसकी जगह लिखा है, QR/Q के। तो ये क्या है, परावर्तन, ये क्या है अपने पास में, परावर्तन गुणांक है। और जो A है वो क्या आएगा, QA/Q। ये क्या आएगा, अवशोषण गुणांक आएगा। और जो T है वो QT/Q। ये क्या आता है आपका, पारगमन गुणांक आता है। तो यहाँ ये तीनों जो है वो क्या है, अलग अलग गुणांक है। अब इसमें कुछ एक स्पेशल केस की अगर अपने बात की जाए, जैसे अपने एक एक को लेकर के चलेंगे। जैसे R का मान 1 लेंगे, T का मान 1 लेंगे, और A का मान भी क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो सबसे पहले अपने लेकर के चलते हैं R = अगर 1 हो। ठीक है, देखिए यदि R = क्या हो, 1 हो, तो R का मान 1 हो। R का मान 1 कब हो सकता है, जब A क्या होगा, 0 होगा, और जब T क्या होगा, 0 होगा। यानी जब A 0 और T 0 होगा उस समय R का मान कितना होगा, 1 होगा। और R का मान 1 होने का क्या मतलब है,
आर का मान 1 होने का मतलब है कि जितना का प्रकाश इस पृष्ठ पर, इस पिंड पर आपने आपतित किया है, उसका 100% पार्ट जो है वो यहाँ से क्या हो गया, परावर्तित हो गया। यानी ना तो इसका कोई भाग अवशोषित हो रहा है और ना ही इसका कोई भाग जो है वो पारगमित हो रहा है। यानी पृष्ठ जो है वो अपना क्या है, पूर्णतः परावर्तक पृष्ठ है। पूर्णतः किस प्रकार का पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ है। श्वेत पृष्ठ आप लोग इसे बोल सकते हो। तो ये पृष्ठ क्या कहलाएगा, पूर्णतः श्वेत पृष्ठ कहलाएगा या पूर्णतः परावर्तक कहलाएगा। अगर अपने टी का मान कितना हो, 1 हो, अगर टी का मान कितना होगा, 1 होगा। अगर टी इक्वल 1 हो, टी इक्वल 1 हो, तो उसमें आपका कौन कौन जीरो होगा, R 0 होगा और A भी क्या होगा, 0 होगा। यानी जितना प्रकाश आपने इस पर क्या किया है, आपतित किया है, वो न तो क्या हो रहा है, परावर्तित हो रहा है और ना ही अवशोषित हो रहा है। जितना प्रकाश आपने दिया है उतना प्रकाश इस पिंड से क्या हो रहा है, पारगमित हो रहा है। यानी पृष्ठ जो है वो पूर्णतः क्या है, पारदर्शी है। पृष्ठ जो है वो किस प्रकार का है, पूर्णतः पारदर्शी पृष्ठ है। तीसरी कंडीशन की अपने बात कर लेते हैं। यदि A इक्वल क्या हो, 1 हो, यदि A इक्वल 1 होगा तो T इक्वल 0 होगा और R इक्वल भी क्या होगा, 0 होगा। यानी यदि आप लोग A का मान 1 लेते हो और बाकी दोनों का 0 लेते हो तो उसमें आपका पृष्ठ जो है वो क्या होगा, पूर्णतः अवशोषक होगा। आपका पृष्ठ जो है वो कैसा होगा, पूर्णतः अवशोषक होगा, पूर्णतः अवशोषक होगा। और आप लोग 11वीं क्लास के अंदर पढ़ कर के आए हो, पूर्णतः अवशोषक जो होता है वही अपने क्या कहलाता है, कर्षणिका कहलाता है। यानी अपना पृष्ठ जो है वो क्या होगा, आदर्श कर्षणिका होगा। अपना पिंड जो है वो किसकी तरह व्यवहार करेगा, आदर्श कर्षणिका की तरह व्यवहार करेगा। कर्षणिका आप लोग जानते हो क्या होती है, कर्षणिका क्या होती है भाई, कर्षणिका अपने ऐसा पिंड या ऐसा पदार्थ होता है जो अपने ऊपर आपतित सभी विकिरणों को क्या कर लेता है, पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। किसी भी पार्ट को ये क्या नहीं करने देता है, इसको किसी भी पार्ट को ये बाहर परावर्तित नहीं होने देता है। ऐसा पृष्ठ अपना क्या कहलाता है, कर्षणिका कहलाता है। यहाँ से आप लोग बात कर सकते हो कि किसी पिंड की अवशोषण क्षमता की अगर अपनी बात करें तो अवशोषण क्षमता क्या होगी, अवशोषण क्षमता होगी किसी नियत ताप पर। अगर आपसे पूछा जाए किसी पिंड की अवशोषण क्षमता, यहाँ से ये जो अपनी शुरुआत की बातें कर रहे हैं, इसके अंदर से आप लोगों को जो शुरुआत वाला पार्ट होता है आपका, जो ए सेक्शन होता है, उसके अंदर जो छोटे प्रश्न आते हैं वो आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं। या तो इनमें से पूछ लिया जाएगा या इसके बाद में कुछ एक परिभाषाएं आएगी, जैसे एक वर्णीय अवशोषण क्षमता की, एक वर्णीय अपने उत्सर्जन क्षमता की, सीधी उत्सर्जन क्षमता की आएगी, अवशोषण क्षमता की आएगी, उत्सर्जकता की आएगी, ऊर्जा घनत्व की आएगी और ऊर्जा फ्लक्स घनत्व अपने बात करेंगे। तो उन सभी की जो अपनी परिभाषाएँ पढ़ेंगे, उन परिभाषाओं में से आपको 1 या 1.5 नंबर का जो भी आपका पार्ट आता है तो उस पार्ट में से आपको क्या किया जा सकता है, यहाँ से परिभाषा पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले अवशोषण क्षमता की अगर बात की जाए तो अवशोषण क्षमता, किसी पिंड की अवशोषण क्षमता क्या कहलाती है, किसी पिंड की अवशोषण क्षमता नियत ताप पर उस पिंड पर आपतित, उस पिंड के द्वारा अवशोषित विकिरणों की मात्रा और उस पिंड पर आपतित कुल मात्रा का अनुपात जो है वो क्या कहलाता है, अवशोषण क्षमता कहलाता है। यानी अपना जो पृष्ठ है या जो पिंड है उस पर उसके द्वारा कितनी विकिरण जो है वो अवशोषित की जा रही है। यानी अपने पिंड के द्वारा अवशोषित, नियत ताप पर पिंड के द्वारा अवशोषित कुल विकिरणों की मात्रा और उसी समय उस पिंड पर आपतित कुल विकिरणों की मात्रा का अनुपात जो है वो क्या कहलाता है, वो पदार्थ की अवशोषण क्षमता कहलाता है। जैसे QA पार्ट जो है वो क्या किया जा रहा है, पिंड के द्वारा अवशोषित किया जा रहा है और Q ऊष्मा जो है वो क्या हो रही है, पिंड पर आपतित हो रही है। तो इन दोनों का जो अनुपात है उसी को अपने क्या कहेंगे, उसी को अपने कहा जाएगा अवशोषण क्षमता। ठीक है, तो अवशोषण क्षमता की अपने बात कर ली है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि अवशोषण क्षमता जो है वो निर्भर किस पर करती है, तो अवशोषण क्षमता निर्भर करेगी जो अपनी विकिरण आ रही है उस विकिरण की तरंग दे रही है। इसकी निर्भरता की अगर बात करोगे तो ये निर्भर करती है जो भी विकिरण आ रही है उस विकिरण की तरंग दे रही है पर निर्भर करती है। अगर मात्रक पूछा जाए तो मात्रक तो इसका हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर विकिरण की ऊर्जा है और नीचे भी क्या लिखी गई है, ऊर्जा लिखी गई है। ठीक है, तो दोनों जगह अपनी ऊर्जा या ऊष्मा लिखी है तो मात्रक जो है वो यहाँ से निरस्त हो जाएगा। तो ना तो इसका मात्रक होगा और ना ही इसकी विमा होगी। ठीक है, तो शुद्ध नियतांक के रूप में आपके पास में क्या आएगी, अवशोषण क्षमता आएगी। इसके अलावा कुछ एक परिभाषाएं आपकी दी गई है, इनमें से एक दो परिभाषा आपने आज देखेंगे, कुछ परिभाषा आपने कल देखेंगे। तो एक परिभाषा आपके दी गई है
एक वर्णी उत्सर्जन क्षमता की सबसे पहले परिभाषा दी गई है। सबसे पहले जो परिभाषा दी गई है वो दी गई है अवशोषण क्षमता की दी गई है, एक वर्णी अवशोषण क्षमता की। ये तो अपने अवशोषण क्षमता की बात की है। अब अपनी बात कर रहे हैं एक वर्णी अवशोषण क्षमता की। देखिए अभी अपने जो बात की है वो किसके बारे में पढ़ा है, अपने अवशोषण क्षमता के बारे में पढ़ा है। और अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो किसके बारे में पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं अपने एक वर्णी अवशोषण क्षमता के। जब भी एक वर्णी की बात की जाएगी तो वो अपनी विकिरणें होगी, उनकी तरंग दैर्ध्य की बात अपने साथ में जोड़ेंगे। और तरंग दैर्ध्य लगभग आपकी जितनी परिभाषाएं दी गई है उनमें दी गई है लैम्डा तथा लैम्डा प्लस डी लैम्डा के मध्य की तरंग दैर्ध्य। तो जब बात की जाए एक वर्णी अवशोषण क्षमता की, तो एक वर्णी अवशोषण क्षमता का मतलब होगा नियत ताप पर किसी समय पृष्ठ के द्वारा लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंग दैर्ध्य प्रकाश के अवशोषित विकिरणों की मात्रा और उस समय आपतित कुल विकिरणों की मात्रा के अनुपात को अपने क्या कहेंगे, एक वर्णी अवशोषण क्षमता कहेंगे। ठीक है, तो अब आप लोग इसके अंदर देख सकते हो कि एक तो अपने बात करेंगे नियत ताप पर और एक अपने बात करेंगे किसी निश्चित समय पर। जैसे ये परिभाषा लिखी गई है बिल्कुल उसी प्रकार से वो भी परिभाषा लिखी जाएगी। यानी एक तो आप लोग बात करोगे नियत ताप पर, नियत ताप पर किसी समय, नियत ताप पर किसी निश्चित समय या किसी समय किसी निश्चित समय पर लैम्डा तथा लैम्डा प्लस डी लैम्डा की अवशोषित विकिरणों की कुल मात्रा की अवशोषित विकिरणों की कुल मात्रा तथा इस समय पिंड पर आपतित कुल विकिरणों की मात्रा जो है उनका अनुपात जो है उसको अपने क्या कहते हैं, एक वर्णी अवशोषण क्षमता कहा जाता है। और इसको किससे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है ए लैम्डा से। इसको अपने किससे लिखते हैं, ए लैम्डा से लिखते हैं। जैसे अपने अवशोषण क्षमता जब लिखी थी तो अपने स्मॉल ए से उसे लिखा गया था, अवशोषण जैसे एक से यहाँ लिखा गया था उसी प्रकार से अपने इसे लिख सकते हैं। और एक वर्णी अवशोषण क्षमता को किससे लिखा जाता है, ए लैम्डा से लिखा जाता है। और अगर अपने ये मान करके चले कि जो हमारा पृष्ठ है उस पर विकिरणों की कुल मात्रा जो है, जो विकिरणों की कुल मात्रा जो आपतित हो रही है वो कितनी हो रही है, क्यू मात्रा जो है वो विकिरणों की कुल आपतित हो रही है। और जो अपना पिंड है उसके द्वारा लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंग दैर्ध्य प्रास के मध्य जो विकिरणें अवशोषित की जा रही है उनकी मात्रा कितनी है, क्यू ए है। तो एक वर्णी अवशोषण क्षमता जो है वो किसके बराबर आएगी, ए लैम्डा इक्वल क्यू ए अपॉन क्यू। ठीक है, और आदर्श कृष्णिका के लिए आपको पता है ए लैम्डा जो है उसका मान कितना होता है, 1 होता है। आदर्श, ये बात भी याद रखना, आदर्श कृष्णिका, आदर्श कृष्णिका के लिए एक वर्णी अवशोषण क्षमता का मान ए लैम्डा इक्वल कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, आदर्श कृष्णिका के लिए अगर ए लैम्डा की बात की जाए तो वो कितना होता है, 1 होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि कृष्णिका जो है, जब कृष्णिका की बात की जाएगी तो कृष्णिका क्या होती है, कृष्णिका अपने पास में एक ऐसी वस्तु या ऐसा पदार्थ होता है या ऐसा पिंड होता है जो अपने ऊपर आपतित सभी विकिरणों को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो कृष्णिका जितनी विकिरणें उसके ऊपर आपतित होगी उन सभी विकिरणों को क्या कर लेगी, अवशोषित कर लेगी। क्यू आपतित हो रही है और क्यू ए को इसने क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया, यानी जितनी आई उतनी को इसने अवशोषित कर लिया। तो ये दोनों अनुपात जो किसके बराबर आ जाते हैं, 1 के बराबर आ जाते हैं। तो ये अपने पास क्या कहलाती है, कृष्णिका कहलाती है। इतना आप लोग याद रखना। इसके अंदर एक आप लोग ये भी बोल सकते हो कि अगर अपने कृष्णिका से तुलना की जाए तो कृष्णिका तो अपने कृष्णिका के लिए अवशोषित विकिरणों की कुल मात्रा कितनी होती है, जितनी उस पर आपतित होती है उसके तुल्य होती है। तो ए लैम्डा को आप ये भी लिख सकते हो, पृष्ठ द्वारा अवशोषित विकिरणों की मात्रा और आदर्श कृष्णिका के द्वारा अवशोषित विकिरणों की मात्रा, यानी ए लैम्डा जो है उस ए लैम्डा को आप लोग ये भी लिख सकते हो कि पृष्ठ के द्वारा अवशोषित विकिरणों की मात्रा, यानी अपना पृष्ठ जो है उस पृष्ठ के द्वारा अवशोषित विकिरणों की मात्रा, और अपोन में आप लोग क्या लिख सकते हो, अपोन में आप लोग लिख सकते हो जो हमारी आदर्श कृष्णिका है उस आदर्श कृष्णिका के द्वारा अवशोषित विकिरणों की मात्रा। ठीक है, अपने किस बात में चेंज किया है, अपने इस बात में चेंज किया है कि जो
विकिरण कुल विकिरण आपतित हो रही है, उसकी जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं, उसकी जगह हम लोग लिख रहे हैं आदर्श विकिरण, आदर्श कृष्णिका के द्वारा अवशोषित विकिरणों की मात्रा। ऐसा हम लोग ऐसा इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि आपको पता है आदर्श कृष्णिका जितनी विकिरणें आपतित हो रही है उनमें से 100% विकिरणों को क्या कर सकती है, अवशोषित कर सकती है। ठीक है, बची हुई जो परिभाषा है अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।